हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, ये कहा जा सकता है क्योंकि इन्हें आप जानते हैं एज अ आर्मी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, तो इन्हें आप जानेंगे ही। और भी कई फिल्में हैं जैसे कि छिछोरे है, जर्सी है, मिस्टर अंडरकवर और अवरोध, ये मैंने हाथों में लिख के रखा है। इनकी फिल्मों की फहरिस्त भी लंबी है। एक यंग अचीवर के तौर पर ये जाने जाते हैं। इन्हें कई लोग अपना इंस्पिरेशन भी मानते हैं। हमारे साथ हैं रुद्राशीष मजूमदार, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं और साथ ही अब हैं एक उभरते हुए कलाकार। रुद्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। पहली बात तो मुझे नहीं पता था कि मेरा इंट्रो इतना लंबा होगा। मैं हमेशा से यही सोच रहा था, मैं बैठ के भी सोच रहा था कि यार क्या बताएगी इंट्रो में मेरा, मैंने इतना कुछ तो किया नहीं है, पर तुमने बताया बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने काफी कुछ कर लिया है। सो थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रो। यू नो, मैं एक फौजी अफसर हूँ, सो आई एम वेटिंग फॉर यू टू शूट द क्वेश्चंस एट मी एंड आई एम रेडी टू आंसर। सवाल तो बहुत सारे हैं, पर पहला सवाल आता है और ऑफ कोर्स ऑडियंस का भी होगा कि एज अ आर्मी ऑफिसर आपने जर्नी शुरू की, बिल्कुल, उसके बाद आप इंडस्ट्री में आते हो। एक आर्मी ऑफिसर का इंडस्ट्री में आना कितना चैलेंजिंग होता है, और अगर मैं कहूँ तो कई सारी डिग्रीज भी आपके पास है, IMA वगैरह से आपने बहुत कुछ किया हुआ है, तो आप खुद ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो मैं बता दूं, मैं सबसे पहले RIMC गया था, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून में है। तो मैं RIMC का स्टूडेंट हूँ, जहाँ पे बेसिकली NDA के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। अब लोग कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़के होते हैं जिनमें क्लास 7th 8th से ही देशभक्ति की भावना आ जाती है। मुझे ये सब नहीं समझ में आती थी। मैं बिल्कुल स्कूल में गया, RIMC जाने के बाद खूब मस्ती किया। मस्ती करने के बाद ये देखता था कि यार मेरे सारे सीनियर तो NDA जा रहे हैं, और फिर मैं NDA से, और जो जितने ऑफिसर बनते थे एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में, वो भी हमारे स्कूल आते थे रियूनियन में। तो मैं उनको देख के ये सोचता था कि बस शायद यही करना है लाइफ में, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और मैं कुछ जानता नहीं हूँ कि करना क्या है। RIMC से मेरे को ये नहीं पता था कि क्या कर सकते हैं। बट या मेरा पहला पैशन था क्रिकेट का। आई वॉज अ वंडरफुल क्रिकेटर, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था। बट ठीक है, मैं क्वेश्चन से भटकूंगा नहीं। तो मैं ये बता दूं कि फौज से एक्टिंग में आने का चैलेंज ये था कि लाइफ मेरी सेटल्ड थी, और आपको कोई भी जॉब या कोई भी लाइफ जहां पे आपकी सेटल्ड है, क्योंकि मैं जॉब नहीं बोलूंगा बिकॉज आर्मी एक जॉब नहीं है, आर्मी एक लाइफस्टाइल है, और वैसा लाइफस्टाइल छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ के आ सकते हो कि यार पसंद नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा, क्या यार फौज रगड़ा देती रहती है, हर टाइम ड्यूटी पे लगा के रखती है, तो छोड़ के इजीली जा सकते हो कि नहीं करना, मैं एक्टिंग पसंद थी मुझे तो बचपन से, स्कूल से, NDA से, IMA से रगड़ा खाने का इतना ज्यादा आदत हो गया है कि अब बिना रगड़े के नहीं रह सकता। और अगर कोई और रगड़ा नहीं दे रहा, मैं अपने लाइफ में खुद रगड़ा क्रिएट कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैं अपने लाइफ में क्रिएट कर लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम आए और मैं इसको सॉल्व करूँ। तो आई लव चैलेंजेस, ये मुझे बचपन से सीखा। तो इसीलिए मुझे बहुत डिफिकल्ट सवाल ये था कि फौज छोड़ के जाना चाहता हूँ। आई लव दिस थिंग, बट मुझे इतना पता था कि देखो लाइफ एक ही है, एज रुद्राशीष मजूमदार। बाकी तो मुझे पता नहीं इसके बाद मैं क्या बनूं, बट एज रुद्राशीष मजूमदार एक ही लाइफ है, और उस एक लाइफ में जितना कर सकता हूँ उतना ट्राई करूंगा। बनूंगा कि नहीं पता नहीं, बट ट्राई जरूर करूंगा। तो मुझे था कि एक्टिंग का मेरे में टैलेंट है, और वो भी मैंने फौज से ही मुझे पता चला, फौज की ट्रेनिंग के दौरान कि मेरे में एक्टिंग का टैलेंट है। तो मैंने सोचा यार एक बात तो ट्राई बनता है, एक कोशिश तो करूं, क्या होगा, फेल होगा। हाँ। मैं फेल होने से नहीं डरता, मुझे ये डर बिल्कुल नहीं है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो तब की तब देखेंगे। तो ये फौजी मेंटालिटी है कि तब की तब देखेंगे, अभी का जी लेता हूँ। तो इसीलिए वो डिसीजन मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहा, एंड मैंने सीख लिया था कि फौज आपको इतना ट्रेन कर देती है कि आप कहीं पे भी जी लोगे। तो फौज की बात आ रही रुद्राशीष, बिल्कुल, फौज की लाइफस्टाइल को कहा जाता है एक अच्छी सदी हुई, और कई लोग उसके लिए काफ़ी समय से ट्राई करते हैं, कई लोगों का सिलेक्शन होता नहीं है, पर आपका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद लाइमलाइट में आना, इसलिए का आपका मतलब, अब यहाँ पर सवाल होता है कि ड्रीम था, या आपको लाइमलाइट अपने पास बुला रही थी, या आपको ऐसा दुख नहीं हुआ कि आप छोड़ कर आ रहे हैं आर्मी? हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार वापस मुझे आर्मी में जाना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगा? दुखी, मैं मेरे फितरत में दुखी होना लिखा ही नहीं है। ओके। मैं किसी चीज से दुखी नहीं हूँ। मैं ऐसा हूँ कि जहां पे डाल दोगे खुश हूँ, और मुझे पता है कि मेरे को बहुत कोई ट्राई कर रहा है, बहुत ऐसे लोग आते हैं जो बेचारे, मैं उनको बेचारा ही कहूंगा, जो मेरे सेक्शन में बहुत कोई मुझे पसंद करता है। मतलब ज्यादातर लोग जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बेचारे फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो मुझे पसंद भी नहीं करते इस बात से, और मुझे बार बार लिखते हैं कि आप किसी और की सीट खा गए। देखो, पहली बात तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैंने किसी का सीट नहीं खाया। अगर आप में दम है तो आपको फौज लेगी,
ठीक है, वो एक सीट मैंने नहीं खाया। मैं अपने ही दम पे गया था, और वो मैं फौज छोड़ू ना छोड़ू उसका कोई लेना देना नहीं है। फौज उतनों को ही लेती है जितनों को वो लायक समझती है। ऐसा नहीं है कि फौज में आपने अच्छा किया लेकिन 385 सीट थे, नहीं। अगर 351वां बंदा अच्छा है तो उसको लिया जाएगा फौज में। ये फौज की एक ब्यूटी है। तो मैंने किसी का सीट नहीं खाया, प्लीज मुझे माफ कर देना अगर ऐसा लगता है आप लोगों को कि मैंने आपका सीट खा लिया। नहीं खाया, खुश रहिए। दूसरा चीज, मैं सोचता हूँ कि देखो, लाइफ में ना जो इंसान दुखी रहने वाला है वो फौज में भी रहेगा, फौज छोड़ के भी रहेगा, कहीं पे भी जाएगा वो दुखी रहेगा। और जो खुश रहने वाला है ना वो खुश रहेगा। वो चाहे वो ऑटो चला रहा हो, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो अभी हमारे साथ जो कैमरामैन दादा है हर टाइम हंस रहे हैं। ये लोग यहाँ पे खड़े होकर हंस रहे हैं, मेकअप दादा हंस रहे हैं, खुश है। वो खुश है क्यों? क्योंकि वो उनकी फितरत है खुश रहना। वो जितना है उनके पास उस चीज से खुश है। मैं भी वैसा इंसान हूँ, जितना है उसी चीज से खुश हूँ। तो इसीलिए मुझे वो खराब नहीं लगा कि मैं फौज छोड़ के जा रहा हूँ। अब क्या होगा? अब जो होगा शायद ज्यादा मिल जाए, शायद कम मिले। तो रुद्राशीष, क्या ज्यादा चैलेंजिंग था, फौज की एक जिंदगी, सदी हुई जिंदगी, या इंडस्ट्री में आना? बिकॉज देखिए हर जगह कंपटीशन है। करेक्ट। इंडस्ट्री में भी नाम बनाना इतना इजी नहीं है, और आपने कम समय में अपना अच्छा नाम बनाया है। आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, काफ़ी लोग बात करते हैं, और दोनों तरह से आपके फॉलोअर्स हैं, इवन आर्मी के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। तो क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, और आपको पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला? मुझे लगता है, देखो, फौज का लाइफ जो था वो चैलेंजिंग था, बट फौज का एक चीज़ अच्छा है कि फौज के लोग बड़े अच्छे हैं। मतलब आप कितने भी चैलेंजेस को आप हैंडल करो, एट द एंड ऑफ द डे जब आप लौट के आते हो वो अपने लोग हैं, वो आपके लिए खड़े हैं, एक परिवार की तरह है कि अगर आप किसी भी मुसीबत में हो तो हम आपके साथ हैं। और वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है ना तो कोई आपका प्रॉब्लम सुन भी ले तो आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो जाता है। तो फौज वैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा कंस्ट्रक्टेड है, और मतलब बेसिकली हम बोलते हैं फौज को एक सेफ एनवायरनमेंट। आपको जितने चैलेंजेस है, बेशक आपका लाइफ थ्रेटनिंग जॉब है, आप कश्मीर में सर्व कर रहे हैं, कभी भी आपकी जान जा सकती है, आप बॉर्डर पे है, आपकी जान जा सकती है, ऐसे जगह पे भी मैंने सर्व किया। बट देन एट द एंड ऑफ द डे पता था कि अगर जान जाएगी तो दुश्मन के हाथों जाएगी। अपने लोग बड़े अच्छे हैं, बस इस इंडस्ट्री में ये नहीं पता चलता कि अपना कौन है। okay. तो मुझे लगता है कि यहाँ का ये चैलेंजेस है कि आपको लोग कैसे मिलेंगे ये नहीं पता, और जब आपको लोग अच्छे मिल जाए ना तो कोई भी चैलेंजेस इजी हो जाता है। बट अगर लोग अच्छे ना मिले तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा मेंटली स्ट्रेसिंग है, क्योंकि मेंटली आपको पहली बात तो पेशेंस चाहिए। यहाँ फौज में आपको पता है कि आपको ये ड्यूटी करनी है, स्पेसिफिक है, इतनी ड्यूटी करनी है, ये चीज आपको बता दिया जाएगा। यहाँ आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, कब मिलेगा काम। करेक्ट। आप खुद भी इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से, आपको पता होगा कि यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, नेक्स्ट काम कब आ रहा है, नेक्स्ट पैसा कब आएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि वो चीज मुझे फौज ने प्रिपेयर कर दिया था। इतना टफ बना दिया ट्रेनिंग के दौरान कि मुझे पता है कि मैं वेट कर सकता हूँ। मेरे में मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि व्हाट यू रिक्वायर, मतलब आप इधर आ रहे हैं, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है कि टैलेंट इंपॉर्टेंट है? मैं बोलता हार्डवर्क टैलेंट तो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें पेशेंस है, जो वेट कर सकता है, जो लगे रह सकता है। अगर वो वेट करके लगे रह सकता है तो एक ना एक दिन उसका दरवाजा खुलेगा। पर मुझे लगता है आधे से लोग कुछ साल वेट करते हैं फिर चले जाते हैं। बट मैं ऐसा इंसान हूं, मैं वेट करता रहूंगा जब तक दरवाजा ना खुले, और अगर नहीं खुला तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपना बेस्ट तो दे दिया। तो मुझे लगता है कि फौज ने मुझे इस चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया था, फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा आसान पड़ा, और डिसिप्लिन फौज ने सिखा दिया है कि ये तरीका है, सुबह उठना है, रात को सो जाना है, सुबह उठ के दौड़ना है, जिम जाना है, खाना इतना ही खाना है। तो वो डिसिप्लिन से मैं चला हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा इंडस्ट्री में इजी पड़ा। और आपने फिर क्वेश्चन शायद पूछा कि मेरे को पहला काम कैसे मिला। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं हर कास्टिंग एजेंसी में जाता रहता था और जाके हर दिन पूछता था कि क्या काम है, मेरे लिए कुछ है बताओ। तो एक दिन मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला भी कि यार देख, डेली आने से काम नहीं मिलता, तेरा प्रोफाइल हमारे पास है, जिस दिन काम होगा वी विल कॉल यू। मैंने बोला सर प्रोफाइल तो आपके पास पिछले 6 महीने से, आज तक तो आपने बुलाया नहीं। हाँ। तो मैं इसीलिए डेली आ जाता हूँ कि क्या पता डेली देख के एक बार बुला लो। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा नाम क्या है तेरा? तो मैंने बोला कि रुद्राशीष। तो मैं मेजर रुद्राशीष कभी नहीं बताता हूँ किसी कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह को, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे पहले एज एन एक्टर नाम कमाना चाहिए, फिर मैं मेजर हूँ वो तो सबको पता चल जाएगा, है ना। मैं पहले मेजर नहीं बताऊंगा, पहले ये बताऊं कि मैं कौन हूँ एज एन एक्टर, फिर उसके बाद मेरा नाम
एज अ मेजर वो फैल ही जाएगा, क्योंकि वो तो मेरी पहचान है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर बोला कि पर डेली क्यों आता है? मैंने बोला सर एक बात बताइए, आप है कास्टिंग हेड? बोलता है हाँ। तो ही वॉज मैथ्यू वार्के, ही इज कास्टिंग डायरेक्टर, फैंटास्टिक पर्सन। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार क्यों आते हो? तो मैंने बोला कि सर ऐसा है कि आप डेली आते हो? बोलते हैं हाँ। मैंने बोला आपको तो सिर्फ सिलेक्ट करना होता है बेस्ट कौन सा है, फिर आप आगे भेजते हो? बोलते हैं हाँ। मैंने बोला ये तो काम आप लैपटॉप में भी घर में भी रह के कर सकते हो। बोलते हैं नहीं यार, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा काम है। मैंने बोला सर वैसे ही मैं सोचता हूँ मेरा काम है डेली आके पूछना, आप काम मत दो, कोई बात नहीं। लाइक्ड माई एटीट्यूड सो मच कि उन्होंने मुझे अपना पहला ऐड दिया, और उन्होंने मुझे रिकमेंड भी किया, जहाँ पे मिस्टर मलार गोयंका करके हैं, वो भी ऐड के ही कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे बुला के अपना सेकंड ऐड जो कि मैंने मॉरिस गराज के लिए किया, उसमें मिला। अब ऐसे ही घूमता रहता था, तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी जो है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग कंपनी है यहाँ का, मुंबई का, या मतलब इन इंडिया आई वुड से, तो उनका ऐसा था कि उनकी जो रिसेप्शनिस्ट थी ना, श्रुति, शी स्टिल अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उससे, अब वो रिसेप्शनिस्ट थी, वो बाहर बैठती थी, वो भी कास्टिंग में थी, पर वो बाहर का हैंडल करती थी। मैं डेली जाके उससे हंस के बात करता था, और बता कैसे हो, क्या हो। वो भी बोर होती थी, मैं बोला तुम तो बोर ही होते हो, मेरी बातें सुन लो। तो इससे हमारी दोस्ती हो गई। तो उसने मुझे बताया कि छिछोरे का ऑडिशन चल रहा है, और अगर आप ऑडिशन देना चाहते हो तो आ जाओ। एंड आई वेंट देयर। लंबी लाइन लगी हुई थी, बट मैं लंबी लाइन में लग के मैंने वो ऑडिशन दिया, एंड दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई क्रैक्ड। और फिर मुझे छिछोरे मिला। उसके बाद आप रुके नहीं? उसके बाद रुका नहीं। और छिछोरे के ऑडिशन का एक बहुत अच्छी बात है कि एक लड़का था मेरे साथ ऑडिशन में, उसका नाम है नितिन, वो भी मेरा आज के डेट में बहुत अच्छा दोस्त है। तो हमें रैगिंग का सीन दिया था ऑडिशन में, और बोलता है कि तुम मछली बनो, और मुझे बोला तुम बगुला बनो। मुझे पता ही नहीं था बगुला होता क्या है, पर मैं चाहता था तो मैं पहले पूछ सकता था, पर मैंने ऑडिशन के दौरान ही पूछ लिया कि भाई बगुला क्या होता है। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जो करता है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे करता है, तो मैंने वो चीज करा। बाद में मुझे डायरेक्टर से पता चला कि डायरेक्टर को ये वाला एक्शन बहुत पसंद आया। अच्छा। तो मैं अभी भी क्रेडिट देता हूँ नितिन को कि यार तूने मुझे बताया था और मेरा ऑडिशन हो गया। और सबसे मजे की बात, मेरा और नितिन दोनों का हो गया साथ में। तो दोनों ने साथ में छिछोरे किया। तो ये थी मेरी फर्स्ट मूवी की कहानी। और फिर उसके बाद तो I was called for audition, फिर मेरे को बुलाया जाता था। तो रुद्राशीष, पहला प्रोजेक्ट मिलना, उसके बाद कैसे अप्रोच था? मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन था? अगर फौज में इतने साल आपने दिए हैं, तो फौज में आपके साथी होंगे, उनका रिएक्शंस क्या था इसमें? क्योंकि हम देखते हैं काफी फॉलोइंग है आपकी, और आप नॉर्मल लाइव भी करते हैं, और एस्पिरेंट्स को आप मोटिवेशनल बातें बताते भी। तो कैसे अप्रोचेस थे, क्या रिएक्शंस था आफ्टर फर्स्ट प्रोजेक्ट, और अब इतने प्रोजेक्ट करने के बाद क्या उनके रिएक्शंस आते हैं आप तक? मुझे पहले से बहुत प्यार इसलिए मिला है क्योंकि मैं फौज में था। तो एस्पिरेंट्स तो ये जान के कि मैं फौज में था, वो मुझे इसीलिए फॉलो करते थे। वो शायद मूवी में हूं कि ना हूं उनको फर्क नहीं पड़ता था, बट जब उन्होंने मुझे मूवी में देखा वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि सर आपको हमने मूवी में देखा। वो खुद बताते हैं कि अरे सर ये तो आप हो, ये तो आप हो। तो बहुत अच्छा लगता है वो देख के। और जहां तक मेरे परिवार का है, मेरे परिवार को तो मैं बहुत ही ज्यादा मानता हूं, क्योंकि देखिए मेरा परिवार जो था मेरे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट था, ठीक है। और मैं मानता हूं कि अगर आपका परिवार फाइनेंशियली स्टेबल है और फिर आपको बोल रहा है कि चलो बेटा एक्टिंग कर लो, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन अगर परिवार का एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम आप हो, तभी भी कह रहे हैं कि जा बेटा कर ले एक्टिंग, उसके लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो मेरे परिवार में है। उन्होंने आज तक, आज 6 साल हो गए मुझे यहाँ पे मुंबई में, बॉलीवुड में, 2018 से लेके आई एम टॉकिंग अबाउट, आज तक उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि कुछ काम मिला, अगला प्रोजेक्ट कब कर रहा है। उन्होंने बोला तू गया है ना, तू बस करता रहे, सोच मत कि क्या होगा। सो ये चीज मैंने सीखा भी उनसे है कि वेट करना, लगे रहना। तो ये मेरे मम्मी पापा से ही मैंने सीखा है। और कुछ ना भी मिले तो ये चीज मैंने खास करके अपने मम्मी से सीखा है कि जिंदगी में कुछ भी ना हो ना, तो खुश रहना। कैसे खुश रहते हैं वो मैंने अपने मम्मी से सीखा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और मेरे फैंस तो बहुत खुश होते हैं। अब आजकल तो दे आर वेटिंग कि मेरे कब प्रोजेक्ट्स आएंगे। कभी कभार तो मेरे साथ, मतलब मेरे को इतना बुरा लग जाता है कि जर्सी मेरी आने वाली थी, तो मैं अपने फैंस को जो है ना 2000, तो जर्सी का रिलीज डेट था 2021, ठीक है। 2021 से मैं उनको बता रहा हूँ बिगिनिंग से जर्सी आने वाले जब, बट कोविड लग गया 2020 में। तो 2020 में हमारा शूट हो गया, तो मैंने 2020 में अनाउंस कर दिया था कि मैं जर्सी कर रहा हूँ और इस साल के एंड तक मूवी आएगी। फिर 2021 तक कोविड चली, 2022 आ गया, जर्सी नहीं आ रही। फिर मैं भी बोर हो गया कि यार कब तक इनको जर्सी बोल बोल के मैं बताता रहूंगा कि मेरा काम आने वाला है।
बट फाइनली जर्सी आई और उसमें काफी अच्छा रहा। उसके बाद ही मुझे मतलब जर्सी का काम देख के ही मुझे कंट्रोल के लिए बुलाया, जो मेरा एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है। तो उन्होंने जर्सी देख के ही उनको मैं पसंद आया था, तो दे कॉल्ड मी फॉर ऑडिशन। तो अब तो मेरे फैंस बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा और कब वो मुझे देख पाएंगे। तो रुद्रा, जैसे आपका जो है एक बैकग्राउंड कहा जाए तो आर्मी का बैकग्राउंड है, करेक्ट। कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री में लोगों को पता है कि यू आर फ्रॉम द आर्मी, आपके ऊपर काफ़ी न्यूज़ भी आई जब आपकी फिल्में रिलीज हुई, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि लोग टाइप कास्ट करना चाहते हैं आपको, उसी इमेज में इंडस्ट्री में भी बांधना चाहिए, या आपके पास ऐसे कोई ऑफर आए? और दूसरा सवाल एक और है, कोविड की बात की आपने, तो आपका कोविड कैसा था? वर्क फ्रॉम होम तो एक्टर्स के लिए भी नहीं होता है, तो बीइंग अ एक्टर आपका वर्क फ्रॉम होम में क्या चैलेंजेस थे? हाँ, तो सबसे पहला आपका वो सवाल बताता हूँ कि आर्मी से टाइप कास्ट करने वाला बिल्कुल करते हैं। मुझे मैक्सिमम जो ऑडिशन आता है वो फौजी कैरेक्टर के लिए आते हैं। और देखिए एक चीज मैं जानता हूँ, अगर जब तक आपने अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव नहीं किया है तो कोई कास्टिंग डायरेक्टर भी आपको दूसरे कैरेक्टर में क्यों देखेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप बड़े बड़े एक्टर्स भी देखेंगे तो हमने शुरू में अगर लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट सुपरस्टार राइट नाउ, इफ आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज SRK, शाहरुख खान सर। तो अगर आप देखेंगे तो हमने उनको एज अ रोमांटिक हीरो, मतलब हम मानते हैं उनके, अगर वो ऐसे है कि वो उनको अगर कैमरा भी दे दो तो वो कैमरा के साथ भी रोमांस करके निकल जाएंगे, है ना? बिल्कुल कहा जाता है। तो उनका वो टाइप कास्ट है वो हम उनको उसी चीज की वजह से मानते हैं। जबकि उन्होंने बाजीगर किया है, उन्होंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स के डर किया है, तो हम उनको उन वजह से भी मानते हैं। तो मुझे लगता है एक्टर को टाइम एंड अगेन प्रूव करना पड़ेगा कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स कर सकता है। बट तब तक जब तक आप नहीं करते हो, लोगों को पता है कि देखो एक बॉडी लैंग्वेज जो है, इसमें फौजी वाला बॉडी लैंग्वेज है, ये तो ये कर लेगा, तो इसीलिए वो उसी चीज के लिए ऑफर करते हैं। आपको जब दूसरा मौका मिलेगा, उस मौके में आप इतना अच्छा करके दिखाओ कि लोग सोचे कि नहीं ये सब कुछ कर सकता है। तो मैं इस चीज में मैं दोष नहीं देता हूँ, बट मुझे लगता है कि फ्यूचर में मैंने एक काम किया है, अभी एक यूपी में फिल्म शूट किया था जिसमें वेलकम टू खागोई करके है, और उसमें मैंने एक दूधा सिंह का कैरेक्टर किया जो कि बिल्कुल फौज तो छोड़ दो, मेरे लाइफ से भी कोई लेना देना नहीं है उसका। लेकिन वो कैरेक्टर मैंने किया है, और अगर वो लोग मुझे रुद्राशीष मजूमदार की जगह दूधा सिंह देखने लग गए तो मैं समझूंगा कि हाँ, थोड़ा बहुत जो मैंने एक्टिंग के बारे में मुझे लगता है कि मेरे को पता है वो मैं अप्लाई कर पाया हूँ। तो आई थिंक शायद उसके बाद लोग मुझे टाइपकास्ट करना बंद कर दें। ओके, तो कोविड, हाँ, किसी का कोविड अच्छा गया क्या? मेरा तो बिल्कुल नहीं गया। मेरा तो बहुत अच्छा गया। एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ, कोविड में ऐसा था कि किसी के पास भी काम नहीं था, और ये सबसे खुशी की बात थी। अच्छा, कि दुख में आप अकेला नहीं थे, सब थे। इंसान अपनी खुशी से खुश होता है, लेकिन सबके दुख से और खुश होता है कि चलो यार सभी दुखी है। मुझे लगता है कि हमारे बीच में होता है ना कि हम लोग कब दुखी होते हैं, यार मैं तो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, यार इसको देखो, यार ये देखो 4 मूवी कर रहा है, बहुत दुखी हो जाता है इंसान। क्या यार, अपने दुख से दुखी नहीं है कि दूसरा अच्छा कर जा रहा है उस पे, है ना? तो कोविड में क्या था, कोई भी नहीं कर रहा है, बड़ा स्टार हूँ मैं हूँ, कोई भी काम नहीं कर रहा। तो बहुत खुश था मैं तो कोविड में कि किसी को भी काम नहीं मिल रहा। बट यस, मैंने कोविड को बहुत यूज किया। मैंने कोविड में अपने फिजिकल पे वर्क किया, मैंने वो हावी नहीं होने दिया। और मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, तो आज के डेट में सभी न्यूक्लियर फैमिली में बिलीव करते हैं। मुझे लगता है अभी भी गांव में बहुत सारे जॉइंट फैमिलीज है, गांव में लोग बहुत इकट्ठा रहते हैं, और सेम मेरा फैमिली है, इकट्ठा रहते हैं हम लोग। 25 लोग एक ही घर में रहते हैं, तो 25 लोग हम बहुत सालों बाद एक साथ घर में आए कोविड में। तो इतना मजा आया, हम तो वेट कर रहे थे कोविड खत्म ना हो। ऐसा नहीं बोलूंगा, अच्छा हुआ खत्म हो गया। बहुत लोगों का उसमें ये बोलना ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों ने स्ट्रगल भी किया था। बट उस दौरान मैंने सोचा कि मेरे थॉट प्रोसेस में एक ही था कि देखो ये कोविड एक दिन खत्म होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, फिर से लोग अच्छे से काम करेंगे, फिर से लोग खुश रहेंगे, फिर से लोगों का सब कुछ होगा। बट ये जो 6-7 महीना मुझे, या 8 महीना जो भी घर में मिल रहा है, लोगों के साथ मिल रहा है, ये दोबारा मेरे लाइफ में कभी लौट के नहीं आएगा। तो इसको भी जितना एंजॉय करना है अभी मैं कर लेता हूँ। तो मैंने खूब एंजॉय किया, उसमें काम भी किया, अपने एक्टिंग पे भी काफी वर्क किया। और सच बात है कि मैं वहीं से फिर ऑडिशन वगैरह दिया, एंड देन आई केम टू मुंबई, जिसमें मुझे अवरोध सीजन 2 मिला। तो फिर उसके बाद ही मैं मुंबई आया। तो क्या ज्यादा चैलेंजिंग था रुद्रा, फौज में रहना, वहाँ काम करना, या इंडस्ट्री में आकर यहाँ काम करना? बिकॉज सपने दोनों जगह होते हैं लोगों के, पर जब पूरे होते हैं तो उसके लिए मेहनत भी होती है। तो चैलेंजेस कहाँ ज्यादा फेस किया आपने? देखो, अगर आप बोलो फिजिकल चैलेंजेस और मेंटल चैलेंजेस फौज में डेली है, अगर आप फील्ड में पोस्टेड हो हर दिन। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हाँ, सोल्जर्स को तो दे आर पेड
टू डू देयर ड्यूटी। भाई मैं आपको पैसे दे देता हूँ, जाओ आप जाओ कर लो। राइट राइट। सोल्जर्स नेवर वर्क फॉर देयर मनी, दे वर्क, मतलब उनका ट्रेनिंग ही पैटर्न ही ऐसा हो जाता है ना कि वो देशभक्ति के लिए लड़ते हैं और उनके लिए उनकी यूनिट, पलटन, निशान, नाम, नमक निशान, यही सब कुछ है, ठीक है, उसके ऊपर उनके लिए कुछ नहीं है। तो वहां पे ये स्ट्रेसफुल ड्यूटी है कि आपको पता है कि मैं जा रहा हूं बुलेट्स फेस करने, फिर भी आप जा रहे हो और इस आशा से जा रहे हो कि कुछ नहीं होगा। और बताया क्या, एक ऑफिसर जो होता है ना, जो लीड करता है अपने ट्रूप्स को, वो सबसे ज्यादा किस बात से डरता है? इस बात से नहीं डरता है कि मुझे गोली लग जाएगी, वो इस बात से डरता है कि मेरे किसी आदमी को गोली लग गई और कल जब मैं लौटूंगा मैं कैसे फेस करूंगा कि मेरे बंदे को गोली लग गई। तो ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत है। बट फौज का एक चीज अच्छा क्या है, एक बार एग्जाम क्लियर किया, एक बार ट्रेनिंग कर ली, ऑफिसर बन गए, फिर आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, देयर इज स्टेबिलिटी। बट एज एन एक्टर वो नहीं है। एज एन एक्टर आपने एक बार अपने आप को प्रूव किया, डजंट मैटर, सेकेंड टाइम आपको फिर से काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई श्योरिटी नहीं है। फिर से प्रूव किया, तिबारा प्रूव किया, चौथा फिल्म आपका फ्लॉप गया, फिर लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे। तो देयर इज नो स्टेबिलिटी। और रिजेक्शन हर दिन है। मैं हर दिन, हर 4 दिन में 5 दिन में एक ऑडिशन देता हूँ। एक तो बहुत अच्छा लगे कि कोई बोले कि सॉरी सर आपका नहीं हुआ, आपने ऑडिशन तो दिया, पता ही नहीं हुआ कि नहीं हुआ, कोई फोन ही नहीं कर रहा। ये भी एक अलग अलग टाइप का स्ट्रेस है कि रिजल्ट ही नहीं पता है। क्योंकि इंसान को अगर रिजल्ट बता दिया जाए भाई तू फेल हो गया, तो इंसान को पता है कि मुझे अगली बार पास होना है, बट आपको बताया ही नहीं जा रहा है। हो सकता है 3 महीने बाद कॉल आए कि हाँ ये प्रोजेक्ट डिले हो गया था, आप सिलेक्ट हो गए थे, हो सकता है वो कभी कॉल ही ना करे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मेंटल चैलेंज है एक्टर के लिए कि ना पता होना, कि मेरा अनसर्टेनिटी से बड़ा, इवन बोलते हैं वॉर में जब जाता है, लड़ाई में जब तक गोलियां चल रही है सब ठीक है, जब बंद हो जाता है ना, वो अनसर्टेनिटी जिसको हम बोलते हैं लल पीरियड, वो सबसे डेंजरस होता है। क्योंकि उस टाइम सोल्जर सोचने लगता है कि वो क्या प्लान कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये सेम एक एक्टर की लाइफ में डेली है, उसको पता ही नहीं कि अगले दिन क्या होगा। फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी का यही चल रहा है कि उसको पता नहीं अगले दिन क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है इसके लिए जो फौज ने मुझे मेंटली प्रिपेयर किया है कि भाई अनसर्टेनिटी से डील करो, तुम्हें पता नहीं अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, कौन सा सीनियर कब रात को बुला लेगा कि तुमने क्या गलत किया है। तो वो चीज मुझे अब हेल्प करती है। अब मैं सोचता नहीं हूँ, ऑडिशन दे दिया, सो जाता हूँ, बुलाना होगा बुला लेगा, नहीं बुलाना हो कोई बात नहीं। तो मेजर रुद्राशीष मजूमदार रिटायर्ड, ये कहलाना ज्यादा पसंद है या फिर एज अ एक्टर रुद्राशीष मजूमदार? नहीं, मेजर रुद्राशीष मजूमदार, बिकॉज वो मेरी पहचान है। वो मैं फौज को कभी भी अपने आप से अलग नहीं, वो कहते हैं कि आप फौज छोड़ सकते हो, फौज आपको कभी नहीं छोड़ेगी। तो मैं फौज से कभी जुदा नहीं हो सकता। मैं मेजर रुद्राशीष मजूमदार के हिसाब से ही जाना चाहूंगा, उसी नाम से जाना चाहूंगा, और उसी नाम से मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक्टर बनूं, कि लोग भी बोले कि देखो फौज से आया था एंड फौजी कुछ भी कर सकते। वापसी के भी चांसेस हैं क्या कि आप इंडस्ट्री छोड़? वापसी के मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, गवर्नमेंट की भी तो कुछ रूलिंग है। अब वापस नहीं लेंगे। तो रुद्रा, हमने ये भी देखा आप सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हैं। पहले देखा कि आपने आर्मी के, मतलब जो भी एनडीए के एग्जाम्स हैं उनको लेकर काफी आप लाइव सेशंस करते आए हैं, और काफी एस्पिरेंट्स हैं जो इसके लिए आपको मानते हैं, आपसे एडवाइस लेते हैं, कई सारे लाइव सेशंस किए हैं। अचानक आप कॉमेडी मतलब कॉमिक टाइमिंग आप यूज करने लगे हैं, लाइव करते हैं, और आपके कुछ कहा जाए छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं जो आप पोस्ट करते हैं। तो अचानक इतना चेंज कैसे आया? आप आर्मी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होना छोड़ रहे हैं या फिर क्या है? ये नहीं, आर्मी के लिए डेडिकेशन क्या? देखो, आर्मी का डेडिकेशन तो मैंने 7 साल में दे दिया, आर्मी को कर दिया। अब मेरा एक्टर बनने का टाइम है। तो मैं एक बात बताऊं, हाँ पहले मैं सीरियसली उनको गाइड कर रहा था, बट देन फिर मुझे फिल्म के प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। और जो आप बोल रहे हो कॉमेडी वाला, कॉमेडी मेरे में बचपन से था। मैं बहुत फनी था, मतलब फनी हूँ। हाँ, फनी थे। हाँ नहीं हूँ, अभी भी हूँ फनी, बहुत फनी हूँ, बहुत मजाकिया हूँ। तो मेरे में कॉमिक टाइमिंग है। तो मैंने सोचा कि मेरे में मैं हमेशा ये सोचता था, इनफैक्ट अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब फौज में भी अपने जवान से या अपने जूनियर से बात करता था, तो मैं कोई भी चीज उनको समझाने के लिए कॉमेडी यूज करता था। क्योंकि मुझे पता है कोई भी चीज अगर आप मजाक में कहो ना तो ज्यादा दिमाग में जाता है इंसान के। ज्यादा देर में सीरियस रहूंगा तो एक टाइम के बाद आदमी सोचेगा हाँ बात तो सही है, फिर वो सोचेगा अच्छा मेरे को घर में दाल बनाना था, अच्छा आज तो राइस नहीं बना। लेकिन अगर मैं हंसा रहा हूँ तो वो हंस रहा है मेरे साथ, वो मेरी बातों को ना, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ, बोल मैं रहा हूँ, पर वो सोच अपने आप को रहा है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो मैंने वो कॉमेडी यूज करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने सोचा कि कॉमेडी जितना रील आप किस लिए डालते हो? रीच के लिए ना। मैं ऑनेस्ट इंसान हूँ, मैं सच बोलता हूँ। लोग बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि लोग सीखे, लोग करने, ना, मैं चाहता हूँ मेरा रील वायरल हो। तो वायरल कैसे होगा? कॉमेडी से होगा।
तो मैं बिल्कुल उस वजह से करता हूँ कॉमेडी, और इससे लोगों को सीखने को मिलती है। और मैंने फिर रियलाइज किया कि लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, जब अच्छा लग रहा है फिर और बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस था। काफी अच्छे कंटेंट बनाते हैं रुद्राशीष Thank you, आप। thank you, thank you so रुद्राशीष, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जरूर फौज का है और आप इंडस्ट्री में आए हैं, बिल्कुल। देखिए मेंटल स्टेबिलिटी की बात करें या फिर आजकल डिप्रेशन जैसे बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात बहुत ज्यादा होने लगी है, तो आपको क्या लगता है कि एक आपका आर्मी का बैकग्राउंड कितना मेंटली आपको स्ट्रांग रहने में हेल्प करता है? बिकॉज यहाँ कई सारे इंसिडेंट हम सुनते हैं, कई यंगर्स आते हैं, कई बच्चे आते हैं जो एजुकेशन अपना आधा छोड़कर भी इंडस्ट्री में आते हैं पर कुछ बन नहीं पाते कई बार, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कुछ करते हैं, आपको क्या सपोर्ट मिला है, थोड़ा हम जानना चाहिए। तो आपने जो बोला कि पहले तो मैं वो वाला सेक्शन टैकल करता हूँ कि जो आपने बोला कि लोग यहाँ पे आने से पहले क्या प्रिपरेशन करें। पहली बात तो आपको मेंटली और अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं, और मैं बताऊंगा, सच बात यह है कि बहुत कोई आ जाते हैं जिन्होंने ना एक्टिंग कोर्स किया है, ना उन्होंने थिएटर किया है, ना उन्होंने चीजें जो करनी चाहिए एज एन एक्टर वो करा नहीं है, और फिर भी आके वो सोचते हैं कि उनको काम नहीं मिल रहा। आपको काम दिया जाएगा जब आप प्रिपेयर्ड हो। आपको वो एक ही मौका मिलेगा, एक ही बार ऑडिशन बुलाएंगे, अगर आप उसमें भी ढंग से नहीं करोगे फिर आपको दोबारा क्यों बुलाएंगे? तो ये जस्टिफाइड है। तो मुझे लगता है आप जब आ रहे हो प्रिपेयर्ड हो, और मैंने देखे ऐसे, अभी देखिए ना आप इतने सीरीज वगैरह जो हो रहे हैं, एक्टर्स हैं जो यहाँ पे 10-10 साल से हैं लेकिन आज उनको जाके नाम मिल रहा है, आज उनको नाम कमाने को मिल रहा है, बिकॉज दे हैव प्रूव्ड इट कि वो सीख के आए थे और जो सीख के आए थे उसको वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक चीज है कि आप सीख के आइए, जो करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, एक्टिंग बिल्कुल करिए, कंपटीशन है, बट मैं मानता हूं अगर आप बिलीव करते हैं तो आप कर सकते हैं, तो सीख के आइए। दूसरा चीज, डिप्रेशन की बात करूंगा। देखिए डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं शायद डिप्रेशन को उतना अच्छे से समझता नहीं हूँ। मुझे हमेशा से लगा है कि लोग डिप्रेशन को ज्यादा सीरियसली लेने लग गए, मैं ऐसा सोचता हूँ। मतलब ऐसा है, बिल्कुल है, सीरियसली लेना भी चाहिए, बट मैं इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जितना आप उस चीज को भाव देंगे उतना आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वही वाली बात है ना कि इफ यू लाइक अ गर्ल, अगर आपको कोई पसंद है, जितना आप भाव दोगे उतना वो भाव खाएगी। तो मुझे लगता है डिप्रेशन को भाव मत दो। ठीक है, आपको अवेयर होना चाहिए कि मेरा ये प्रॉब्लम्स है, और आजकल बहुत ज्यादा क्या हो गया ना कि बहुत ज्यादा लोग प्रोटेक्टिव हो गए एनवायरनमेंट में। और मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि मेरे को कभी डिप्रेशन का फीलिंग इसीलिए नहीं पता है, और मैं डिप्रेशन अगर मुझे कभी लगे कि बुरा लग रहा है तो मैं कैसे डील करता हूँ, कोई भी एक्टिविटी करो। अगर आप मोबाइल में बैठे रहोगे, अगर आप सोचोगे कि अच्छा मैं फ्री बैठा हूँ, यार मेरे को काम नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, दूसरे को काम मिल, इतना सोचने से अच्छा अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, सोचने का टाइम ही नहीं है। क्रिकेट खेल के आया, थक गया हूँ, सो गया, अगले दिन सुबह उठा दौड़ने चला गया, दौड़ के आया, कुछ नहीं करने को है, मूवी देखने लग गया। कीप योर माइंड ऑक्युपाइड। कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक्टिंग एक्सरसाइज करो। कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेकिंग चले जाओ। लोग क्या कर रहे हैं, लोग उस चीज के बारे में खाली बैठ के सोच रहे हैं, मोबाइल में और चीजें देख रहे हैं। आजकल तो रील में हर जगह कोई ना कोई बता रहा है कि लाइफ में क्या करना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि लाइफ में क्या करना चाहिए सबकी तरह कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। आजकल लोग लाइफ में ये भी बताने लग गए कि एक पार्टनर में, आपके पार्टनर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज पे ज्यादा सोशल मीडिया को सीरियसली मत लो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जितना आप एक्टिविटीज करोगे उतना आप खुश रहोगे, और जितना सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहोगे उतना बेटर रहोगे। मैं खुद सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करता हूँ, और मैं खुद भी कहता हूँ कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया को ट्रस्ट मत करो, क्योंकि एक टाइम था मैं लोगों को बताता रहता था कि सिंगल होने पे रील्स बनाता रहता था, और लोग उसको देख देख के खुश होते थे। और एस्पिरेंट, जितने सिंगल एस्पिरेंट्स थे वो बड़े खुश होकर बोलते थे कि सर आप हमारे लीडर हो। मैंने उनको धोखा दे दिया, अब मैं सिंगल नहीं हूँ, पर वो अभी भी सिंगल है। तो डोंट ट्रस्ट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट मत कीजिए, बिल्कुल ट्रस्ट मत करिए। मेरे जैसे आएंगे धोखा देके चले आएंगे, समझ रहे हो? तो ये चीज तो करना ही नहीं है। बिल्कुल अपने लाइफ पे फोकस करो, लाइफ को अपने से देखो, जो मुझसे अच्छा लगे वो ले लो, जो किसी और से अच्छा लगे वो ले लो। ये जो बुराई है इसको मत अपना। तो मुझे लगता है कि कभी भी आप डिप्रेशन या आपको लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है, एक्टिविटीज करो, काम करो, चीजें करो, तो कैसे आएगी डिप्रेशन? क्योंकि आप जब कोई चीज में इन्वॉल्व हो तो आप उस चीज के बारे में नहीं सोचते जो आपको दुखी कर रहा है ना? तो मुझे लगता है ऐसा वाला, मैं बता रहा हूँ, फौज में ऐसा भी है। तो जूनियर बता रहा है कि सर मेरा सर गर्लफ्रेंड ने ऐसा बोल दिया, शायद वो ब्रेकअप कर लेगी, क्या करूं? अच्छा, जूते डाल, 10 किलोमीटर दौड़ाने ले गया। अब बंदे को सांस ही नहीं आ रही 10 किलोमीटर तक, वो सोच रहा है मर जाऊंगा। तो वो सोच रहा है, उसको गर्लफ्रेंड की कहाँ याद आएगी? वो उस टाइम पे ये सोच रहा है बस बच जाऊं।
कितना दौड़ा रहा है ये सीनियर, सिंपल एक्टिविटी करो। ओके, सो एक्टिंग को लेके भी मेरा सवाल था कि जो आते हैं बच्चे, कई बार होता है कि पढ़ाई आदि छोड़ कर आते हैं एजुकेशन वाइज, कई अपने जॉब को छोड़ कर आते हैं पर ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या आपके क्या थॉट है कि इनको लेकर यंगस्टर्स को क्या कुछ स्टेप लेने चाहिए? क्या उनके लिए बैक सपोर्ट ज़रूरी है, खुद के दम पे खड़े रहना ज़रूरी है? इस पे मेरा टेक अलग है। अगर देखो, अगर किसी को 16 साल में समझ में आ जाए कि उसको एक्टिंग करना है और उसमें वो बात है और उसको पता है कि मेरे को 40 साल भी, आप तब आओ, आप 16 साल में भी आना है आओ, लेकिन तब आप इस मेंटेलिटी से आओ कि मैं 40 साल तक करता रहूंगा, 50 साल तक करता रहूंगा, जब तक ना मर जाऊं तब तक करता रहूंगा, सक्सेस ना मिले तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं 16 साल में आऊंगा, 20 में सक्सेसफुल हो जाऊंगा और फिर आपके पास एजुकेशन भी नहीं है, जस्ट टू बैड, ऐसा तो मत करो। कि आप आ भी गए, पढ़ाई भी नहीं किया, यहाँ भी आ गए, 4 साल के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो वही है ना कि फिर आप ना घर के ना घाट के टाइप, तो वैसा मत बनो। अगर आप आ रहे हो तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जिंदगी भर ट्राई करूंगा, नहीं बना तो कोई बात नहीं। और अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो, आप में ये वाला एटीट्यूड नहीं है, तो आप एटलीस्ट अपना बेसिक एजुकेशन करके कंप्लीट करके आओ, सो दैट, क्योंकि कल को जब आप गिव अप करोगे ना तो आपके पास कुछ फॉल बैक करने को चाहिए। कुछ बंदों में ये हिम्मत होती है कि भाई मैं गिव अप ही नहीं करूंगा, मेरा एटीट्यूड ऐसा है, मेरा ऐसा है कि मैं गिव अप ही नहीं करूंगा, तो मैं उनके लिए सही मानता हूँ, वो किसी भी उम्र में है वो चलेगा। जो गिव अप करने वाले, क्योंकि हर किसी को अपने आप को जानता है, कोई जानता है कि मैं एक टाइम के बाद 28 साल के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अच्छी बीवी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा घर चले। अगर वैसे मेंटेलिटी के आप इंसान हो तो फिर आप पढ़ाई करके आओ कि आप एक्टर नहीं भी बन पाए तो फिर आप कुछ जॉब कर लिए। और एक और बात बता दूं, एक्टिंग में सबसे बढ़िया बात, 40 साल में आप सेटल होने के बाद भी बड़े एक्टर बन सकते हो, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है। तो आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से डिसीजन लीजिए, मेरे बेसिस पे कुछ मत कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, मैं इतना तक लड़ सकता हूँ, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, अपना एजुकेशन कंप्लीट कीजिए। क्योंकि अगर आप बोलेंगे, देखिए आप सचिन तेंदुलकर है, 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेल, क्योंकि उसे पता था कि ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट, वो आज गॉड ऑफ क्रिकेट है। जितने हमारे इंडियन टीम क्रिकेटर्स है, मे बी नॉट ऑल आर वेरी एजुकेटेड, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया होगा, लेकिन वो क्रिकेट खेले, उन्होंने डेडिकेट किया। तो आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, या तो फिर आप पढ़ाई करके फिर आओ एक्टिंग में। तो रुद्राशीष, हम जानना चाहेंगे कि अगर फौज में रहते हुए क्या इंटरेस्टिंग था, या ऐसे कुछ यादगार चीज या कुछ ऐसे घटनाक्रम हुआ हो, इंसिडेंट जो आप बताना चाहे, और इंडस्ट्री में आने के बाद ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हुआ हो तो आप उससे रिलेट करते हो कि वहाँ मैंने ये किया और यहाँ ज्यादा बेहतर हो रहा हो, ऐसा क्या कुछ ऐसी कहानियां हैं फौज में? देखो, मैं हमेशा से बचपन से बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, पेरेंट्स जो लड़के बच्चे बहुत तंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैं वैसा वाला बच्चा था। अच्छा। बहुत शरारती। आई वाज नॉट गेटिंग द वर्ड, बदमाश बोलने वाला था, फिर मैं सोचा कि नहीं, बदमाश गलत हो जाएगा, तो मैं बहुत ही शरारती बच्चा था। तो मैंने फौज में भी बहुत शरारत की और मैंने एक्टिंग इंडस्ट्री में भी बहुत शरारत की। मतलब जब भी सेट में जाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ शरारत करता रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ ही। अभी बड़े लेवल पे ज्यादा किया नहीं है, वो भी करूंगा एक दिन, जरूर करूंगा, शायद मुझे जाना जाएगा ये सब शरारत करने के लिए। बट हाँ, फौज में तो मैंने बहुत शरारत की है, और ये इंसिडेंट्स मैं अपने यूट्यूब चैनल और अपने इंस्टाग्राम में बताता ही रहता हूँ, किससे बताता रहता हूँ कि मैं कैसे सीनियर्स को तंग करता था, कैसे सीनियर्स की कोल्ड कॉफी चुरा के पी, और ऐसे शरारत बहुत की है। तो इंसिडेंट्स तो काफी है, बट देन आई थिंक कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी मेरे जो नॉटी शरारत वाली साइड है वो इनको देखना बाकी। अच्छा, तो रुद्राशीष, सबसे यादगार काम किसके साथ करना रहा इंडस्ट्री में आने के बाद? मतलब सबसे अच्छी फिल्म या सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो लगा हो और जिसके साथ काम करना हो और उसके साथ काम करने का मौका मिला, ऐसा क्या समय आया आपके? बिल्कुल, मैंने छिछोरे किया, जर्सी किया, मैंने अवरोध किया, मिसेस अंडरकवर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। मतलब छिछोरे में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छिछोरे में एक तो वही कॉलेज लाइफ दोबारा जी रहा था, तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ऑफ कोर्स मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ, वो मेरी पहली मूवी थी, एंड वो सुशांत सिंह की आखिरी मूवी थी जो उसने शूट किया। दिल बेचारा केम लेटर, वो लास्ट रिलीज थी, बट शूट लास्ट में छिछोरे हुआ था। छिछोरे वाज द लास्ट फिल्म ही शॉट,
और मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ कि इतने बड़े एक्टर के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट रहा, और मैं जिंदगी भर कह सकता हूँ कि मैंने उस इंसान के साथ काम किया। तो मैं अपने आप को इस वजह से लकी मानता हूँ। सेकंड प्रोजेक्ट भी मेरा फेवरेट चीज था क्रिकेट। क्रिकेट तो मैं बहुत ज्यादा, हाँ क्रिकेट के लिए तो मैं पागल हूँ। तो जर्सी भी क्रिकेट से रिलेटेड था। एंड आप सोच रहे हो सुशांत सिंह राजपूत, देन शाहिद कपूर, मतलब मेरे को कितना सीखने को मिला होगा यार। देन पंकज कपूर सर वाज देयर इन जर्सी ना, तो हमारे साथ थे, हमारे साथ कर रहे थे। मतलब उनका ऐसा था कि वो हमारे साथ ऐसे जोक मार रहे हैं, ऐसे जोक कर रहे हैं, हंसा रहे हैं हमको। शॉट स्टार्ट हुआ, रोने लग गए। मैं तो सोच रहा हूँ कि अरे कैसे कर रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि इस लेवल पे पहुंचना है, ये जगह पे पहुंचना है। तो आई थिंक उनसे ये सीखने को मिला, बहुत अच्छा मिला। देन अवरोध में आई बिकेम वेरी क्लोज टू विजय कृष्णा। ही वाज इन अवरोध, ही वाज वन ऑफ द लीड। तो उसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। तो ये थे जो मेरे मेमोरेबल टाइम्स हैं। और आगे मैं होप करता हूँ कि जी बॉलीवुड में जितने भी, तो अभी आप अपने आप को और आगे इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे बीइंग ऑफिसर, आपको डांस वगैरह आता था या आप जानते थे, या आपने अभी सीखना चालू किया, या आपको आता है? नहीं, आता है मेरे को। मतलब अब मैं इतना ट्रेन डांसर तो नहीं हूँ, लेकिन डांस आता है, मतलब बढ़िया कर लेता हूँ। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ जो मैं करता हूँ बढ़िया ही करता हूँ। अच्छा। बाकी तो ऑडियंस बताएगी। बट मैं एक मिनिमम लेवल तक तो कर लेता हूँ। तो डांस मुझे आता है थोड़ा बहुत। तो डांसिंग का मैंने वो हमारे जो किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, वहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया। और उन्होंने, उनके डांस इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हारी सबसे अच्छी बात है तुम्हारी एनर्जी। कि कुछ लोग एनर्जी से ही चीजों को काबू कर लेते हैं। तो मैं फिर उनसे पूछा, सर एनर्जी तो ठीक है, डांस आ रहा है? बोला नहीं आ रहा है, तुमको डांस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे तुम। हाँ, तो मैं कर लूंगा। नहीं, अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट जो आप किसी स्पेसिफिक एक्टर के साथ करना चाह रहे हैं, आपको कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट होगा या कोई एक्टर होगा जिसके साथ ही आपको काम करना है लाइफ टाइम? क्या मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो मैं रुद्राशीष मजुमदार के साथ करना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं ही लीड रहूं। और मैं ही उस प्रोजेक्ट में इतना अच्छा करूं कि फिर दुनिया में, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में मेरा नाम ही नाम हो। तो वही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। एंड आई थिंक मैं चाहूंगा कि जब कोई नया एक्टर आए और आपके सामने रहे, आप उससे ये सवाल जरूर पूछे कि क्या आप रुद्राशीष मजुमदार के साथ काम करना चाहेंगे। हाँ, तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा। तो रुद्रा, आजकल कई सारे बायोपिक पे काम चल रहा है, और कई पुरानी फिल्मों को लेकर और अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपको लगता हो कि किसी पुराने जो एक्टर, काफी अच्छे एक्टर्स रहे हैं, तो उनमें से किसी के बायोपिक में आप करना चाह रहे हैं काम, या आपको लगता है उनसे इंस्पायर्ड हैं तो आपको वो प्रोजेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल। या ऐसा कुछ, ऐसा सब्जेक्ट जिस पे आप चाहेंगे कि वो प्रोजेक्ट पे काम मैं करूंगा अगर इस पे कुछ फिल्म बनती है, ऐसा? मैं, हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ। बायोपिक वाला जो आपने बोला, एक तो मैं अगर SRK सर की बायोपिक बनी ओके, बस मुझे ही सोचिए, ये मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा रोमांस कर दूं, एकदम सामने खंबा हो, कैमरा हो, इंसान हो, जो भी हो, मैं रोमांस कर दूंगा। कोशिश करूंगा। और दूसरा मुझे लगता है कि विराट कोहली, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज। एंड मैं क्रिकेटर भी हूँ। और मैं जानता हूँ कि मैं एज अ क्रिकेटर एंड एज एन एक्टर मैं वो चीज को जस्टिफाई टू अनदर लेवल कर सकता हूँ। तो कभी उनपे बायोपिक बन जाए तो आई थिंक मुझे तब तक इतना काम कर लेना पड़ेगा कि जब उनपे बायोपिक बने तो लोग सोचे कि बस अगर करना है तो इसको ही कराना है। एंड आई थिंक उनके लिए मुझे, मतलब उस कैरेक्टर के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, अगर मुझे उनका शेड्यूल फॉलो करना पड़े, उसके लिए उन्होंने जैसे छोले भटूरे छोड़ दिए थे 5 साल 10 साल, जो भी है वो भी छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा। तो वो प्रोजेक्ट है एक जो मैं करना चाहूंगा। ओके। तो रुद्राशीष, अगर कहा जाए कि हम दोस्त भी हैं, हाँ, तो बहुत समय से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने देखा है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रुद्राशीष के तरफ से। तो अगर रिलेशनशिप एडवाइस की बात करूं रुद्रा, हाँ, तो आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि आप खुद आप रिलेशनशिप में, जैसा कि आपने कहा, तो आजकल जैसा आप समझ रहे हैं रिलेशनशिप में वो चीजें नहीं रही, एक जमाना होता था, तो अभी कई चीजें बदली हैं, सो कॉल्ड सिचुएशनशिप और कई सारी बातें आ गई। तो उस पर आपकी कोई ऐसी बात, आपका थॉट कि क्या कहते हैं आप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज बेटर कि क्या हो रहा है आजकल, वो चीजें होनी चाहिए क्या? आपका क्या थॉट आता है? बिल्कुल, आपका मैं क्वेश्चन समझा। देखिए, रिलेशनशिप तो वही है जो लॉन्ग टर्म है, वरना वो तो रिलेशनशिप ही नहीं हुआ ना। तो रिलेशनशिप पे मेरा यंगस्टर्स से एक ही एडवाइस है, किसी की एडवाइस मत लेना। आप 2 लोग हैं, 2 लोग उसको ट्रीट करो, तीसरा किसी का एडवाइस कभी जिंदगी में लेना मत, ठीक है? और
एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि रिलेशनशिप में ना बहुत सारा फेज आता है, तो वो फेज हम लोग पहले ही कहते हैं कि आई एम इन लव विथ यू। मैं जो मानता हूं मैं बताऊंगा। मुझे लगता है कि शुरुआत अट्रैक्शन से होती है, आप एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हो, फिर आप एक दूसरे की पर्सनैलिटी को पसंद करते हो। प्यार पता है आपको कब होता है? जब आपके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं बचा, कोई बातें नहीं बची, फिर भी आप उस इंसान को छोड़ के किसी और इंसान के साथ नहीं रह सकते हो। और वो सिर्फ होता है जब आप मेरे मम्मी पापा की उम्र में हो जाओगे। तो मैं बोलूंगा कि मेरे मम्मी पापा का ट्रू लव है। हम बाकी वो लव मत कहो, बाकी वो कहो कि ठीक है हम अट्रैक्टेड है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्यार तो सबसे प्योर प्यार क्या होता है? मम्मी और बच्चे के बीच में ही होता है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि हम हर कोई, अगर मैं आपके लिए ये करूं तो आप मेरे लिए ये करो, हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन मम्मी से जो प्यार है, मम्मी का जो बच्चे के प्रति प्यार बच्चे का जो प्यार है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप मम्मी को सुना भी दोगे नहीं मुझे नहीं खाना, फिर भी वो 5 मिनट बाद अपना ईगो त्याग के आएगी कि अरे बच्चा कुछ खा ले। सही। तो वो होता है प्यार ना। तो अगर वो डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव है, अगर हम इस चीज को अपने रिलेशनशिप में अप्लाई कर पाए कि इस लेवल तक हम किसी से प्यार करें कि उसने हमको बुरा भी बोल दिया, फिर भी हम अपना ईगो को घोट के ये सोच ले कि नहीं कोई बात नहीं, उसको बुरा लगा, मैं ही माफी मांग लेता हूँ। अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए तब आप ट्रू लव बताना, वरना ट्रू लव मत बताना। तो रुद्रा, काफी मजेदार बातें रही आपसे। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप नई फिल्म के साथ हमारे स्टेज पर आए, और आपसे हम ये जो शुरुआत कर रहे हैं शो की, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड आई रियली एंजॉयड दिस शो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस शो पे आया और काफी अच्छे सवाल पूछे, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मुझसे पहले नहीं पूछे गए थे। तो आई एम हैप्पी टू आंसर देम। आई एम रियली हैप्पी। काफी मजेदार रहा। तो थैंक यू सो मच रुद्राशीष, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे नए प्रोजेक्ट के साथ मुलाकात होगी। एंड दोस्तों, ऐसे ही हम नए और भी मेहमानों के साथ आपको मिलाते रहेंगे। रुद्रा के बारे में तो हमने काफी बात की है, और भी कई मेहमान आएंगे जिनसे आपको मुखातिब कराएंगे, उनकी कहानियां जानेंगे, उनका आखिर कैसी कहानियां रही, कैसी उनकी नई शुरुआत रही। बने रहिएगा हमारे साथ इस शो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।